एक तरफ लिबर्टी तो दूसरी तरफ इक्वालिटी, इनमें से कौन ऊपर है और कौन नीचे है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वर्सेस इक्वल ट्रीटमेंट, इस पे है आज की हमारी ये वीडियो पॉलिटिकल थ्योरी के कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और पॉलिटिकल थिंकर्स के हिसाब से कैसे डेफिनेशन होती है, लिबर्टी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, लिबर्टी पे क्या क्रिटिसिज्म है, किसने कौन सी बुक लिखी है, मैंने सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को भी कोट किया है, इक्वालिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कितनी डायमेंशन होती है, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करेंगे लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएसआईआर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पेपर अभी जून में ही है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपनी जो नॉलेज है वो ज्यादा लोगों के साथ बांट सकूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि लिबर्टी और इक्वालिटी में क्या रिलेशन है आज। इसको हम दो स्फेयर में देखेंगे। फर्स्ट कि वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, और दूसरे स्फेयर में कि कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, यानी कि एक दूसरे से क्लैश कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कन्विंस करूंगी कि लिबर्टी और इक्वालिटी क्लैशिंग है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हार्मोनाइजेशन कैसे सेटअप हो सकता है। देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी के जो क्लैश है, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि अगर हम अलाउ कर देते हैं कि आप लिबरल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो जब एक्सेसिव लिबर्टी हो जाती है तो हम किसी के राइट्स को सप्रेस करते हैं, एंड देन क्या होता है कि इक्वालिटी मेंटेन नहीं होती। लेकिन अभी तक जितना मैं डिस्कस करते आई हूँ कि राइट्स का और ये पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ही क्या है, इसका मेन एम ही है कि गुड सोसाइटी बनाना, आइडियल स्टेट बनाना और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाना, ताकि हम एक सिविलाइज्ड जो इन्वायरमेंट है उसमें रह सके और अपने जो राइट्स है उनको एंजॉय कर सके। और ये राइट्स हमें हमेशा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इन अ सोसाइटी, यानी कि कोई ना कोई तो होना चाहिए इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसी का बेसिस है कि लिबर्टी और इक्वालिटी का क्लैश। तो जो पहले क्लासिकल लिबरल थे, उनका ये मानना था कि जो लिबर्टी है वो रिस्ट्रेंड उसमें नहीं होना चाहिए और हमें अपनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, बिकॉज इसके द्वारा हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपने नोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने राइट्स इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लिबर्टी को इतनी ज्यादा वैल्यू देने की वजह से क्या ये लोग लिबर्टी के स्लेव बन गए हैं, यानी कि क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट है? देखिए, माना जाता है कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी है दोनों नेचुरल हैं, लेकिन जो जॉन लॉक ने 3 लिस्ट दी थी राइट्स की, जो नेचुरल राइट्स थे, और ये मैंने पहले आपको पढ़ाया भी है, तो इसलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से 3 राइट हैं जो कि नेचुरल राइट माने जाते हैं। तो इसमें क्या राइट टू इक्वालिटी था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए, जो अर्ली थिंकर्स है, जैसे लॉक हो गए, एडम स्मिथ हो गए, बेंथम होंगे, जेम्स मिल हो गए, एलेक्सिस डी टॉर्केवेल हो गए, तो इनका ये मानना था कि जो लिबर्टी है उसमें मिनिमम से मिनिमम रिस्ट्रेंट होना चाहिए, ज्यादा रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल के राइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये सपोर्ट करते थे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ लिबर्टी। अब लॉर्ड एक्टन एंड टर्कीवाइल का मानना था कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी है, दे आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्लैश करते हैं, क्योंकि लिबर्टी सपोर्ट करती है फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन को, और अगर फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन हो जाएगा तो लेबर वगैरह की जो क्लास होगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी राइज होगी, तो मतलब ये अगेंस्ट हुए ना। इसका सोल बेसिस होता है इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअलिज्म, जो कहता है कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो एक पर्सनल अफेयर है, वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, बट जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम एक सोशल या कलेक्टिव टर्म देखते हैं इनके हिसाब से, एंड जो इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर राइट्स होने चाहिए कि वो अपने जो नोशन है, अपनी जो लिबर्टी है, ये सब इंजॉय कर सके, अपने जजमेंट दे सके, अपने जो एक्शन है, डिजायर्स है, उनको फुलफिल कर सके। और आप खुद बताइए ना कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो वेल्थ एंड प्रिविलेजेस हैं वो ऐसे तो इक्वलिटी के बेसिस पे कोई छोड़ नहीं देगा ना, क्योंकि फर्दर हमें पता है कि वी आर बॉर्न इक्वल बट वी आर बॉर्न डिफरेंटली, बिकॉज हमारे सबके अपने टैलेंट्स हैं, अपने कैपेबिलिटीज हैं, और इंडिविजुअल को पता है कि उसके क्या नीड है और क्या इंटरेस्ट है, तो वो उनको पता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करना है, और इसी के हिसाब से वो अपनी इंडिविजुअल चॉइस बनाते हैं, मतलब राइट टू चूज आ जाता है इसके अंदर। अब इनमें और इसमें इंक्रोचमेंट का मतलब है इक्वालिटी अचीव करने के लिए कि हम उनकी जो चॉइसेस है, उनके राइट्स है, उनको प्रॉपरली एंजॉय नहीं करने देते, जो कि लीगल सिस्टम के अगेंस्ट है। अब मैं 20th सेंचुरी के कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को कोट करना चाहूंगी, जो कि हैं हायक, बैगेहॉट, मे, स्टीफन
मिल्टन फ्रेडमैन, मॉस्का, पेरेटो एक्सेट्रा। इनका ये मानना था कि सोशल इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ कंडीशन, जो कि मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है कि क्या होते हैं, इनको अचीव करने के लिए स्टेट को ओवर द टॉप जाके कंट्रोल करना पड़ता है, और ये कंट्रोल जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है टोटलिटेरियन या फिर फासिस्ट स्टेट, और फर्दर फिर आपके राइट्स हैं वो डिफीट हो जाते हैं, और ये फिर एक अथॉरिटेरियन रेजीम के अंदर सिस्टम चल जाता है जिसमें हम फर्दर अपने राइट्स को एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते और उनको एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहे होते, बट उनको हम लिमिट कर रहे होते हैं, जो कि जो ह्यूमन फ्रीडम है उसके अगेंस्ट है। एंड इन द परस्यूट ऑफ अचीविंग इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी अचीव करने के चक्कर में फर्दर इनइक्वालिटीज हो गई है क्योंकि टारनी हो गई है। देखिए, जो इगैलिटेरियन कंसेप्ट है उसका यही है कि अगर आपके कुछ सोशल राइट्स को आपको इक्वलाइज करना है तो आपको एक्सेसिव कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो रिस्ट्रेंट्स हैं उनको फर्दर एग्जाम्पलीफाई करना पड़ता है, और जो लिबर्टी है उसका कोर आइडिया यही है कि रिस्ट्रेंट कम से कम हो, और जो लिबर्टी है वो रेसिस्टेंस पे बिलीव करती है, और जब इररेसिस्टिबल हो जाता है सिस्टम तो फर्दर इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है। इस पे हायक का कहना था कि हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल आर वेरी डिफरेंट इट फॉलोज दैट इफ वी ट्रीट देम इक्वली द रिजल्ट मस्ट बी इनइक्वालिटी इन देयर एक्चुअल पोजीशन, एंड दैट द ओनली वे टू प्लेस देम इन एन एक्चुअल पोजीशन इन एन इक्वल पोजीशन वुड बी टू ट्रीट देम डिफरेंटली। मतलब ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सारे जो लोग हैं वो इक्वल नहीं है, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उन पे इक्वल लॉस नहीं लगा सकते अनइक्वल्स पे, हमें इक्वल लॉ इक्वल्स पे ही लगाना चाहिए, जिसके बारे में हम एक बहुत बड़ी डिबेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इससे क्या होता है कि अगर हम सोशल इक्वालिटी की तरफ जाते हैं तो फिर हम इकोनॉमिक वे में उनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं और मटेरियल इक्वालिटी जनरेट हो जाती है, और जब ये हो जाता है तो आपको अपनी चॉइस के अगेंस्ट कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और वो फिर फर्दर हमारी लिबर्टी के अगेंस्ट है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये बहुत कोर्सिव इन नेचर होता है, बिकॉज हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती, और जब चॉइस नहीं होती तो क्या होता है कि पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म हो जाता है, और जब ये चीज़ हो जाती है, जब ओवर द टॉप आप इक्वालिटी को एम्फेसिस देते हो, तो आप इंडिविजुअल टैलेंट को, उनके स्किल को, उनके पास कोई आप वजह ही नहीं छोड़ते कि वो इनोवेट कर सके, और इससे क्या होता है कि फर्दर टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन जब रिजीम आ जाता है तो वो ये नहीं करते कि इक्वालिटी मेंटेन करते हैं, बट फिर फर्दर वो ओवर द टॉप कंट्रोल करते हैं, एंड उसकी वजह से फर्दर इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है, तो उनका जो एम है वो तो वैसे भी पूरा नहीं होता, तो इसलिए अचीवमेंट ऑफ इक्वालिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम एक ही सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जो अर्ली लिबरल्स के हिसाब से जो इक्वालिटी एंड लिबर्टी में डायकॉटमी थी वो दैट टर्न आउट टू बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ए ने बी को स्लैप किया, और क्योंकि ए को ऐसा लगा कि मेरे पास फुल लिबर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसने स्लैप कर दिया, बट जो बी है उसकी जो लिबर्टी है वो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो जाके थप्पड़ खा के आ जाएगा, तो बी की जो लिबर्टी है एंड उसका इक्वल ट्रीटमेंट है, उसके राइट्स है जैसे रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो तो ब्रीच हो गए। तो अगर अनलिमिटेड लिबर्टी होगी और इक्वालिटी नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्योस की, और इस वजह से हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर लिबर्टी को हमें इंजॉय करना है, तो मतलब ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, बल्कि एक को इंजॉय करने के लिए हमें दूसरे की ज़रूरत ही पड़ती है। और 19th सेंचुरी कॉमन इरा में ये बोला गया था कि इक्वालिटी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि जिसके द्वारा हम लिबर्टी को इंजॉय कर सकते हैं, और इस जो थ्योरी है उसके मेन सपोर्टर्स थे रोज्यू, मेटलैंड, टी एच ग्रीन, हॉबहाउस, लिंडसे, आर एस टाउनी, बार्कर, लास्की, मैकफर्सन एक्सेट्रा। अब जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उनका मेन एम्फेसिस होता है कि सोसाइटी में ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रह रहा है। तो अभी ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी ह्यूमन है उसको इंडिविजुअल रहना पड़ता है, उसको सोसाइटी के साथ रहना पड़ता है, सिविलाइज सोसाइटी के साथ रहना पड़ता है, तो उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज फॉलो करने पड़ते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप बनानी होती है ताकि वो अपनी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि सबके पास समान अधिकार होना चाहिए, कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलनी चाहिए, वो इंजॉय कर सके, तो उसका सीधे से इम्पैक्ट पड़ता है लिबर्टी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट पे कि उसकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसकी क्या लिबर्टी मिली है। तो इसका एग्जाम्पल यह है कि अगर मैं बोलूं कि सबको समान अधिकार है कि सबको जॉब मिलनी चाहिए, तो अगर ये जॉब मिलेगी तो बेनिफिट जो हो रहा है वो तो पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, बट ये सबको समान अधिकार है। अगर ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी होता तो कुछ को मिलती कुछ को नहीं मिलती, तो फिर ये फर्दर इनइक्वालिटी हो जाती, और उसी केस में हम लिबर्टी भी इंजॉय नहीं कर सकते।
और लिबर्टी का सबसे बड़ा मेन चीज ये है कि नो वन शुड बी प्लेस्ड एट द मर्सी ऑफ अदर्स, यानी कि कोई भी किसी की मर्जी पे ना रहे। और लिबर्टी वो ऐसी चीज है, वो ऐसा टूल है जिसके द्वारा जो इक्वालिटी है उसको हम रियल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी है और मैं बोलूं कि आप सब इक्वल है, आप सब समान है और कोई जिस सबके इक्वल राइट्स हैं, तो अगर ए को बी ने मारा और उसने बोला कि ये तो इनजस्टिस हो गया एंड ये और ये मेरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो मुझे रेमेडी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना उसको कि भाई सब इक्वल है तो एक काम कर तू भी मार दे। तो ये तो फिर सिचुएशन ही नहीं होगी कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में अंडर लॉ रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इक्वालिटी भी चाहिए और हमें लिबर्टी भी चाहिए, यानी कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ये जो लिबर्टी है वो आप इंजॉय कर ही नहीं सकते जब तक आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। और इसी पे लास्की का कहना था कि an interest in liberty begins when men have ceased to be overwhelmed by the problem of sheer existence. It is when they have a chance of leisure, economic sufficiency, and leisure of thoughts, they are primary conditions of a free man. यानी कि जो ऐसी इक्वालिटी जो एक्सेसिव वेल्थ और प्रिविलेजेस हैं उसको कट डाउन करने की कोशिश करती है, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है, उसी में ही हम लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज लिबर्टी का ट्रू सेंस क्या है कि जब हम खाली, हमें इकोनॉमिक सफिशिएंसी हो, खाली हो हम, और जब हम कुछ भी इंजॉय कर रहे हो, हमें सिर्फ इतना नहीं हो कि सिर्फ जीना है, तो हमें एक फ्रीडम होनी चाहिए हमें कुछ भी करने की। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब इकोनॉमिक इक्वालिटी हो और हम अपने राइट्स पूरे फ्रीली यूज कर सके जितने हमें मिले हुए हैं एक सिविलाइज स्टेट के अंदर। फिर इस पे फर्दर टाउनी का कहना था कि a large measure of equality far from inimical to liberty is essential to it. A society which permits gross inequalities cannot secure political or civil liberty. यानी कि अगर हमें सिविल फ्रीडम चाहिए, जस्टिस चाहिए, ये सब उसके लिए इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इक्वालिटी जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली इक्वालिटी पढ़ते हैं कि एक्सेस, सब्जुगेशन एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी कि लॉ की नजर में सब लोग समान होने चाहिए, यानी कि लीगल इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब तक लीगल इक्वालिटी नहीं होगी तो इन्फोर्समेंट नहीं होगी, और जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी आप कुछ भी राइट्स भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और कोई ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब लिबर्टी तो आप इंजॉय नहीं कर सकते। और जब आप एक्सेसिव इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो वो एक पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म हो जाता है, और उसके बेसिस में क्या हो जाता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाता है। और हम क्या करते हैं कि ओवर द टॉप जाके चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ओवर द टॉप हम लिबर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे फर्दर क्या होता है कि इनइक्वालिटी ही बढ़ती है, इक्वालिटी तो मेंटेन नहीं होती, बल्कि स्टेट एनक्रोचमेंट बढ़ जाता है और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। और ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा कोई फुल प्रूफ मेजर नहीं है कि जिससे हम पूरी इक्वालिटी वाली सिचुएशन ला लें। क्योंकि थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी भी जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी नहीं होगी, जो स्किल है, टैलेंट है, इनोवेशन है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इस पर डीन्स का कहना था कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट इन conflict or even separate but are different facets of the same ideal. Indeed, since they are identical, there can be no problem of law or to what extent they are or can be related. This is surely the nearest, if not the most satisfactory solution ever devised for a पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी अलग अलग नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है जिन जो बहुत ही नेसेसरी हैं कोई भी इक्वल सिचुएशन लाने के लिए। नेक्स्ट मैं कोट करना चाहूंगी गेंस को, जिनका कहना था कि देर इज नो इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। द सोसाइटी वी मस्ट क्रिएट शुड प्रोवाइड इनफ इक्वालिटी टू परमिट एवरीवन द लिबर्टी टू कंट्रोल हिज और हर own life as much as possible without influencing undue inequality on others। माने कि इक्वालिटी और लिबर्टी में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, हर किसी के पास इतनी तो लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने एक्शंस हैं उनको अपने तरह जो चॉइसेस हैं वो मेक कर सके और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सके और फुलफिल कर सके विदाउट ब्रीचिंग इनइक्वालिटी ऑन अदर्स, यानी कि दूसरों की इनइक्वालिटी या दूसरों को हार्म पहुंचाए बिना। तो एट द एंड मैं कोट करना चाहूंगी बार्कर को, जिनका कहना था कि whatever claims be made in the name of equality, it cannot be reviewed in isolation, for the principle stands by the principle of liberty
एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम जितने भी क्लेम्स डालते हैं वो हमें आइसोलेशन में नहीं देखने चाहिए, बिकॉज ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो घूम फिर के बात लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी में आ ही जाती है। तो ये तीनों बहुत ही कनेक्टेड है। इसलिए तो 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो तीन आइडियल्स मांगे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यही इसका एसेंस है कि दे आर सो इंटरकनेक्टेड बट कोई आइसोलेटेड नहीं है। और ये सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है विद द आइडियल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। और कॉज ऑफ लिबर्टी जो है वो मेन को यूनाइट भी करता है बहुत सारे मूवमेंट्स में, और इसी के बाद हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब हम ओवर द टॉप इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनाइट करने की बजाय लोगों को अपार्ट कर देता है, यानी कि उनमें डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो इसलिए एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि दोनों में बैलेंस जब बना रहेगा तभी हमारी जो सोसाइटी है वो स्टेबल सोसाइटी रहेगी और हार्मोनाइजेशन वाली सिचुएशन होगी, जिसमें हम फ्रेटर्निटी के साथ सबके साथ रहेंगे और फर्दर डेवलपमेंट होगा और प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिबर की जस्टिस और इक्वालिटी में क्या रिलेशन है और मार्क्सिज्म के हिसाब से इक्वालिटी का क्या नोशन है। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, फिर कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये जून वाले यूजीसी अटेम्प्ट के बारे में सोचे तो। और मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा दूंगी कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल पे। तो डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिसिंग योर कॉन्सेप्ट्स, और धीरे धीरे सब कुछ कवर होगा। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।